नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुधारती। और सबसे पहले आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं उनको, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के लिए उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से कोई पीएचडी एडमिशन के बारे में बात नहीं करूँगा। जो 75वें गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस का कि जो हमारा 1950 में जब हमारा देश गणतंत्र बना और 1947 में हम जब स्वतंत्र हुए ब्रिटिश साम्राज्य से, तो हमारे फाउंडिंग फादर थे, उनका क्या इमेजिनेशन था और क्या आदर्श था हमारे देश को लेकर, हमारे राष्ट्र को लेकर, उसके बारे में मैं बात करूँगा। बहुत ब्रीफली बात करूँगा और बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना, क्योंकि हम जिस समय में रह रहे हैं इसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है राष्ट्र की संकल्पना को लेकर और राष्ट्र राज्य की संकल्पना को लेकर, और कैसा हमारा देश होना चाहिए उस पर काफ़ी बात हो रही है। तो मैं एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूं कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, कोई एक्सपर्ट नहीं हूं नेशन स्टेट का। और मेरी जो समझ है संविधान को मैंने जो पढ़ा है और संविधान सभा का जो डिबेट पढ़ा हूं मैं, उसके आधार पर जो मेरी समझ है, उसके बाद मैंने जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा हूँ और गांधी में भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। तो उसके आधार पर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि 75 वर्ष के बाद हम लोग कहाँ खड़े हैं, क्या चैलेंजेस हैं हमारे, और हमारा क्या आदर्श था या आप कहें क्या मूल्य था जिस पर इस राष्ट्र की इस भारत राष्ट्र की परिकल्पना की गई थी, उस पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं लास्ट में मैं कुछ बुक सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं भारतीय संविधान को समझने के लिए, या हमारे राष्ट्र की परिकल्पना कैसी की गई थी 1947 में और 1950 में हम लोग गणतंत्र दिवस बने थे। सबसे पहले आप गणतंत्र दिवस को अगर सही से समझना चाह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, काफ़ी सरल तरीके से, तो विकास सत्य विकृति आप जानते होंगे, दृष्टि आईएएस के संस्थापक हैं, उन्होंने पिछले साल एक रिपब्लिक डे पर वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, काफ़ी उन्होंने अच्छे से समझाया है कि गणतंत्र का क्या मतलब होता है, राजतंत्र का क्या मतलब होता है, धर्मतंत्र का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी रिसर्च के साथ वो वीडियो बनाते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। मैं आता हूँ अपने 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों से कुछ अपना विचार जो है उसको साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, फर्स्ट बात है कि इस पर सब कोई सहमत है कि हम लोग ऐसा देश बनाना चाहते थे, ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इस बात पर सब कोई सहमत था। आप संविधान सभा के डिबेट उठाकर देख लीजिए, और मैं रेफरेंस भी दूंगा लास्ट में आप इस वीडियो के, कि कोई भी संविधान सभा के मेंबर, सदस्य, या आप फ्रीडम मूवमेंट को उठाकर देख लीजिए, तो सभी इस बात पर सहमत थे कि एक ऐसी राष्ट्र की परिकल्पना की जाए जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। देश के हर नागरिक, अगर देश में 140 करोड़ जनसंख्या है तो 140 करोड़ जनसंख्या का इस देश पर बराबर हक है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं की जानी चाहिए। दूसरी, सभी इस बात पर सहमत दिख रहे हैं कि क्या किया जाए कि जो हमारा राष्ट्र जो है या हमारा जो देश है उसमें असमानता को ख़त्म किया जाए। जैसे आप पढ़िएगा बाबा साहब अम्बेडकर का एनालाइजेशन ऑफ कास्ट, तो उसमें आप देखिए कि जाति के आधार पर हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में किस प्रकार का भेदभाव देखने को मिल रहा है। उसके अलावा भी मैं और किताब आपको बता सकता हूँ, लेकिन उस किताब सेमिनल वर्क माना जाता है तो मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूँ। तो सभी इस बात पर सहमत थे। और जो हमारे मॉडर्न, अगर कहें मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के एक प्रमुख शिल्पकार और थे नेहरू भी, तो उनका भी इस बात को लेकर मत था कि आप कैसे इस देश से गरीबी को दूर किया जाए और क्या कैसी पॉलिसी बनाई जाए, क्या नीति रहे हमारे देश का कि इस देश से असमानता पूरी तरह से ख़त्म की जाए। वो आपकी आर्थिक असमानता हो सकती है, राजनीतिक असमानता हो सकती है, और या आपका सामाजिक असमानता हो सकती है। इस पर मैं आप लोगों को एक आप कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली में एक भाषण था बाबा साहब अम्बेडकर का, 25 नवंबर 1949 को लेक्चर शायद दिए थे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 25 नवंबर 1949 का उनका भाषण है, जिसमें वो बात करते हैं कि हम लोग एक ऐसे फेज में जा रहे हैं आज़ादी के बाद जिसमें हमारे पास राजनीतिक समानता तो होगी, लेकिन आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज के स्तर पर हमें सामाजिक स्तर पर काफ़ी भेदभाव देखने को मिल रहा है अलग अलग वर्ग में। उसी तरह आर्थिक समानता, आर्थिक विषमता काफ़ी व्यापक है। तो आर्थिक अगर देखें तो आर्थिक भेदभाव काफ़ी है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उनकी जो परिकल्पना थी बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब की अगर साधारण शब्दों में कहें तो उनकी जो परिकल्पना थी
एक ऐसा देश का निर्माण किया जाए जहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या भ्रातृत्व जिसको बोलते हैं हिंदी में, उस बेस हो, जहाँ स्वतंत्रता हो सबकी, समानता हो और भाईचारा की भी भावना हो एक दूसरे के प्रति। और उनका मानना है कि लोकतंत्र इसी प्रिंसिपल पर बेस है। और ये अगर प्रिंसिपल जितना मजबूत है, यह 3 सिद्धांत या आप कहें 3 आदर्श जितना मजबूत है, वह देश उतना ही लोकतांत्रिक होगा। और उसी लेक्चर में 25 नवंबर 1949 के भाषण में हमें हिदायत भी देते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप राजनीतिक स्वतंत्रता से संतुष्ट हो जाइएगा तो इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमें आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मैं उसी भाषण को आधार बनाकर, तो जैसे मैं बता रहा था कि आप खुद एनालिसिस कीजिए कि हमारे समाज में सामाजिक स्तर पर क्या भेदभाव खत्म हो गया है, आर्थिक आधार पर भेदभाव खत्म हो गया है, राजनीतिक आधार पर भेदभाव खत्म हो गया है। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप किसी भी पार्टी का समर्थक हों या किसी भी विचारधारा का समर्थक हों, क्या अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं? सिर्फ वोट देने से राजनीतिक समानता नहीं हो सकती है। राजनीतिक समानता का मतलब है कि जो पॉलिटिकल पोजीशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस पर 140 करोड़ लोगों को बराबर रूप से पहुंचने का हक हो। लेकिन आप सभी को पता है कि आज के समय में विदाउट मनी और मसल आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पोजीशन है और जो राजनीतिक पद है वो श्रिंक हो रहा है। और किसकी सरकार है स्टेट में, देखिए दूसरे पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसी और, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। और एक सजग नागरिक होने के कारण हमें इस सब के प्रति अवेयर होना पड़ेगा कि जो राजनीतिक पोजीशन है वो कैसे श्रिंक हो रहा है। और उसका श्रिंक होने का कारण है मनी और मशल पावर। जिनके पास है वही चुनाव में भाग ले रहे हैं राजनीतिक पोजीशन के लिए, वो पंचायत चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा की चुनाव हो। तो इस पर हमें बहुत ईमानदारी से सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, आप ऑक्सफैम का रिपोर्ट देखें तो उसमें पूरे क्लियरिटी के साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भारत आर्थिक विषमता के अपने चरम की तरफ जा रहा है। आर्थिक विषमता काफ़ी बढ़ा है लिबरलाइजेशन के बाद। देखिए लिबरलाइजेशन के बाद एलपीजी, मैं उस पर नहीं जाऊँगा उस डिबेट में, एलपीजी के बाद एक अच्छा खासा मिडिल क्लास क्रिएट हुआ है इंडियन सोसाइटी में। लेकिन आर्थिक विषमता भी काफ़ी बढ़ी है। जो टॉप 1% या 10% हैं देश की, उनके पास संपत्ति अथाह हो गई है। लेकिन जो नीचे की जनसंख्या है 40-50%, उनके पास आज भी अपने बेसिक नीड्स के लिए जूझ रहे हैं। तो उस पर हमें ईमानदारी से सोचने की ज़रूरत है और उस पर हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, किसी की भी सरकार हो। तीसरा, सामाजिक विषमता की बात करते हैं हम। सामाजिक विषमता आज भी देखिए है व्यापक रूप से, आज भी लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर काफ़ी भेदभाव की जा रही है, जाति के आधार पर काफ़ी भेदभाव देखी जा रही है। और एक सोसाइटी में अनफॉर्चुनेट क्या हुआ है कि जो सोशल जस्टिस के राजनीति करते थे वो आपके आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि जाति के आधार पर पोलराइजेशन काफ़ी हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्र की परिकल्पना थी और जो एक भाईचारा की कंसेप्ट था और एक भाईचारा का जो संकल्पना थी बाबा साहब की, उससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। और तीसरी, मैं सामाजिक असमानता में धर्म के आधार पर भी काफ़ी भारत में भेदभाव और नफरत बढ़ते जा रहा है। मैं गांधी को लाता हूँ यहाँ पर। देखिए गांधी को लेकर बहुत लोग असहज हैं, खासकर अम्बेडकराइट लोग काफ़ी हैं। उसी के बाद हर कोई उनको गाली देता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हुआ है गांधी जी के साथ कि गांधी जी पर लिखा बहुत गया है, पढ़ा बहुत कम गया है। ठीक है, सभी पार्टियों ने उनको अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट किया है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी हो, सभी गांधी की बात करते हैं। लेकिन जो गांधी का जो आदर्श था और जो गांधी जैसा राष्ट्र की परिकल्पना करते थे, मैं आर्थिक आधार पर उनका जो आर्थिक दर्शन था उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो सामाजिक दर्शन थी और जो राजनीतिक दर्शन थी, आज भी रिलेवेंस है उसका। हिंसा काफ़ी अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है। महिलाओं के प्रति आप देख सकते हैं डाटा उठाकर, अल्पसंख्यक के प्रति देख सकते हैं, दलित के प्रति देख सकते हैं। गांधी ऐसा देश नहीं चाह रहे थे कि जिसमें इन लोगों के पास इन सेक्शन के प्रति व्यापक रूप से हिंसा हो। उनकी एक ऐसी परिकल्पना थी, एक ऐसी राज्य की परिकल्पना करते थे जहां हिंसा कम से कम हो या ना हो। इसलिए वो स्टेट की विरोधी थे। लेकिन बाद में उनका जो लास्ट में जब उन्होंने देखा कि आज के समय में विदाउट आधुनिक राज्य की एक राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, तो उन्होंने इस शर्त पर राज्य को स्वीकार किया कि राज्य होगा लेकिन वो हिंसा पर आधारित नहीं होगा, उसका काम होगा वेलफेयर करना। ठीक है। और इस पर मैं एक लेक्चर देख रहा था, जॉन मिरसाइमर का नाम सुने होंगे, रियलिस्ट थिंकर हैं अमेरिका के और अभी जीवित हैं और काफ़ी बड़े स्कॉलर माने जाते हैं, हायर के बहुत बड़े स्कॉलर। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला कि कोई भी एक लिबरल नेशन है उसके लिए भी एक नेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने बोला कि नेशनलिज्म क्या होता है कि सभी व्यक्ति को बांध के रखता है। नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का सिंपल मतलब है कि कुछ कॉमन चीज़ है हम सभी का एक राष्ट्र के रूप में जो हम लोग साझा करते हैं और उसमें सबकी विश्वास है और आस्था है। और उन्होंने बोला कि लिबरलिज्म
होता क्या है कि नेशनलिज्म जब ज़्यादा डोमिनेट करने लगता है और लिबरलिज्म का जो वैल्यू जो लिबरलिज्म का जो एजम्पशन है, जो लिबरलिज्म जिस पर बेस है, उसको क्षति होती है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और एक मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर। देखिए, सरकार किसी का भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनता जिसको चूज कर भेज रही है वो आप शासन कर रहा है यहाँ पर। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का जो फ्रेमवर्क बनाया गया था, काफ़ी चेक एंड बैलेंस है। अगर देखिए आप किसी भी लेवल डेमोक्रेसी में, तो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई है। और चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था करने का सिंपल मतलब और उसका सिंपल पर्पस अगर देखें, जो मैं समझ पा रहा हूँ, यही था कि पावर कंसंट्रेट ना हो एक संस्था में, चाहे एक व्यक्ति में। क्योंकि आप कितना भी सिस्टम क्रिएट अच्छा कर दीजिए, अगर पावर एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगा तो वो देश डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगा, अथॉरिटेरियन की तरफ उसका नेचर होते जाएगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए, हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि शासन किसी का भी हो, किसी पार्टी का भी हो, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे फाउंडिंग फादर्स बनाए थे, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जो परिकल्पना की गई थी, वो कितना इंडिपेंडेंट है और कितना स्वच्छ तरीके से और कितना पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, उस पर हमें पूरी तरह से सोचने की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से गणतंत्र दिवस जो है, हम सभी एक सजग जो नागरिक जो हायर एजुकेशन में है, उन्हें अपने आइडियोलॉजिकल बायसनेस हटाकर ईमानदारी से इस पर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि 75 वर्ष हो गया, 75 वर्ष के बाद हम लोग कहाँ खड़े हैं, आगे क्या चैलेंजेज हैं। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, वह यह कहता है कि जो उदारवादी मूल्य जो है और समाजवादी मूल्य जो है, उसको काफ़ी हमारे संविधान में जगह दी गई है। आप फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर को पढ़िए या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का चैप्टर पढ़िए, जो चैप्टर 3 एंड 4 है, आपका इसका रिफ्लेक्शन स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो हमें उसको बेस बनाकर देखने की ज़रूरत है कि जो लिबरल वैल्यू है या जो सोशल आइडियल था, उससे हमारा देश कहाँ है और कहाँ खड़ा है और कहाँ जाने की ज़रूरत है। लास्ट में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर संविधान में आपका इंटरेस्ट है और अगर आप राष्ट्र की परिकल्पना को समझना चाहते हैं, तो आप ग्रेन्यूल ऑस्टिन का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस किताब को जरूर पढ़ें, काफ़ी अच्छी किताब है। उसके बाद राजीव भार्गवा का एक किताब आता है, एथिक्स इन, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक एडिटेड वॉल्यूम आती है उनकी, राजीव भार्गवा की, जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। और गांधी को भी पढ़िए आप लोग, और बाबा साहब अम्बेडकर को जरूर पढ़िए, जो और ख़ासकर उनकी एक जो किताब है एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसको जरूर पढ़िए। उसके बाद उनके कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भाषण है संविधान सभा में, उसको जरूर पढ़िए। उससे क्या होगा कि जो अलग अलग जो आइडियोलॉजिकल डिबेट चल रहा है और हमें अंधभक्त बनाने की कोशिश की जा रही है और एक नैरेटिव के अंदर ही हमें बांध को रखने की कोशिश की जा रही है, उसके बियॉन्ड जाके आप सोच पाइएगा कि हाँ, ये जो राष्ट्र की परिकल्पना की गई 1947 में, 1950 में, उसका बेस क्या था, उसका आधार क्या था, किस अस्तंभ या किस पिलर पर यह राष्ट्र को बनाया गया। तो मेरे हिसाब से मैं कंक्लूड करूँगा कि वह था कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव को पूरी तरह से खत्म किया जाए, भाईचारा हो सबके प्रति, नफरत जितना कम से कम हो सोसाइटी में, वो आदर्श था हमारा। और उस आदर्श आप संविधान के प्रियम्बल्स देखिएगा, वहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा। और प्रियम्बल पर आप, एक बुक है अम्बेडकर्स प्रियम्बल, आकाश सिंह राठौर को, उस किताब को जरूर पढ़िए। तो आप जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो दर्शन है, जो आदर्श है, उसको आप अच्छे से समझ पाइएगा। और जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो राष्ट्र की परिकल्पना थी, उसको आप समझ पाइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। और आशा करता हूँ कि मैं कोशिश किया कि बायस होकर अपना ओपिनियन न दूं, कोशिश करूं जो भी लिटरेचर हैं उसको आधार बना के गणतंत्र दिवस पर एक हेल्दी डिस्कोर्स क्रिएट किया जाए, जो इस प्लेटफॉर्म का हमेशा से माध्यम रहा है कि पीएचडी स्टूडेंट जो हैं सोचें, इंडिपेंडेंट होकर सोचें। आइडियोलॉजिकल जो बर्डन है हमारे माइंड पर ज़्यादा डोमिनेट नहीं करना चाहिए, हमारा रीजन, और हम जो एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग की तरफ सोच पाएँ हर चीज़ों को लेकर। और मेरे हिसाब से वीडियो उसमें मददगार हो, तो मेरा जो प्रयास है वो सफल होगा। अगेन गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। राष्ट्र